हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के बारे में। ओके, और ये वीडियो कम्प्लीटली बेस्ड है आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। और जो भी चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो की पीडीएफ के साथ साथ इसकी क्विज और काफ़ी कुछ आपको अवेलेबल करा दिया जाता है। और मैथ्स के जो हैंड रिटन नोट्स है ये आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। तो जिसने अभी तक इसको परचेज नहीं किया जल्दी से परचेज करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स तो दी गई है, साथ ही साथ आपको इसमें बेसिक लेवल, ट्रिकी लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखे गए हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है, तो इसको जल्दी से परचेज करिए, क्योंकि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है। जब 4 टू द पावर 13 को 3 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना बचेगा? क्वेश्चन समझ में आ गया? 4 टू द पावर 13 है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो आपको सिर्फ ये नंबर देखना होता है और ये नंबर देखना होता है, और उसकी जो पावर लगी उससे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। तो आपने देख लिया इन दोनों नंबर में डिफरेंस कितने का है, तो आपको समझ में आएगा कि इन दोनों नंबर में डिफरेंस है 1 का, यानी कि 4 3 से कितना ज़्यादा है, तो 4 3 से ज़्यादा है +1। ओके, 4 3 से कितना ज़्यादा है, तो +1 ज़्यादा, यानी कि 3 में अगर हम +1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 4। तो आपको 4 की जगह क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है। ठीक है, 4 की जगह क्या लिख लेना है, 1 लिख लेना है, और इसकी पावर लगा देना है 13। तो 1 की पावर कुछ भी होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो जब 4 टू द पावर 13 को 3 से विभाजित करेंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा, तो शेषफल बचेगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया एकदम अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, ये आपको फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या क्या है भिन्न, देखिए 3/5, 5/6, 2/3 और 4/5। तो हमने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर सभी भिन्न में अंश और हर में डिफरेंस जो है वो समान होगा, यानी कि अंतर समान है, जैसे कि 5 और 6 में डिफरेंस है 1 का, 2 और 3 में डिफरेंस है 1 का, 4 और 5 में डिफरेंस है 1 का। अगर सभी भिन्न में अंतर समान होगा तो अंश में जो संख्या छोटी होगी वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। तो अगर इन तीनों में हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो इन तीनों में सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 2/3। ओके, इन सब में सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, क्योंकि इन सभी में अंतर 1 का आ रहा है। अब देखिए इसमें अंतर 2 का आ रहा है, इसलिए हम इसको इसमें कंक्लूड नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3/4 होता, जिसमें भी अंतर समान हो जाता, यानी कि 1 का हो जाता, तो सबसे छोटी भिन्न आपकी 2/3, ये आंसर करेक्ट हो जाता। पर यहाँ पे 3/4 ना देकर के आपको क्या दिया है, 3/5 दिया है। ओके, तो अब देखिए आपने इन तीनों भिन्न में से निकाल लिया सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी है 2/3। तो आप 2/3 और 3/5 का बस कंपैरिजन कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। 3/5 को आप सॉल्व कर लीजिए। 3/5 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.6। ओके, क्या आएगा, 0.6। और उसके बाद आपको कर लेना है 2/3 को सॉल्व। तो 2/3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.66। ओके, यानी कि 2/3 वाली जो है वो बड़ी हो गई और 3/5 वाली छोटी हो गई। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, 3/5 जो है वो सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, किस तरह से हमने निकाला, आप चाहते तो सबको सॉल्व करते डिवाइड करके, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता। तो हमने देख लिया कि इन सभी में डिफरेंस समान है। डिफरेंस समान है, इसका मतलब हो गया कि जो सबसे छोटा अंश होगा जिसका, वो भिन्न सबसे छोटी होगी। तो इन तीनों में हमने निकाल लिया 2/3 सबसे छोटी है। अब हमको 2/3 और 3/5 भी पता करना था कि कौन सी सबसे छोटी है। तो आपने इसको सॉल्व कर लिया और आपके सामने आंसर आ गया कि 3/5 वाली जो भिन्न है वो सबसे छोटी है। ओके, तो सेकंड वाले का आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए विकर्ण की लंबाई कैसे निकालते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो विकर्ण की लंबाई निकाली जाती है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर करके। ठीक है, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा विकर्ण की लंबाई। अब देखिए इसमें हमको क्या क्या दिया है, चौड़ाई दी गई है पर लंबाई नहीं दी गई है। तो हमको सबसे पहले लंबाई निकालना है, उसके बाद विकर्ण की लंबाई अपने आप पता चल जाएगी। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई के। यहाँ पे आपको चौड़ाई दी गई है, यानी कि कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। लंबाई नहीं दी गई है, वही हमको निकालनी है। और आपको क्षेत्रफल भी यहाँ पे पता है 168 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, इस वाले को इधर डिवाइड कर लीजिए और आपकी लंबाई आ जाएगी।
तो 168 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 24 सेंटीमीटर क्या हो गई, तो 24 सेंटीमीटर जो है ये हो गई लंबाई। अब आपको लंबाई पता चल गई, चौड़ाई पता है, तो निकाल लेते हैं हम लोग विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 576। 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये हो जाएगा 49। ठीक है, और ये है किसमें, तो रूट में है। 576 में 49 को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 625 और इसका क्या करना है, रूट निकाल देना है। तो इसका आप लोग अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर आपकी हो जाएगी विकर्ण की लंबाई, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई आपको पता है, तो यहाँ से आप निकाल लो आयत की लंबाई, और आयत की लंबाई जैसे निकल जाएगी तो हम लोग विकर्ण की लंबाई आराम से निकाल लेंगे। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति 14,000 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है और ब्याज तिमाही संयोजित हो तो उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, ब्याज क्या हो रही है, तिमाही संयोजित हो रही है, यानी कि आपका जो समय 6 महीना दिया है और दर दिया है 20%, ये काम नहीं करेगा। ठीक है, आपकी समय और दर दोनों ही चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, तो देखिए जब भी ब्याज तिमाही दिया जाता है यानी कि 4-4 महीने पे दिया जाएगा, तो 4-4 महीने पे दिया जाएगा तो आपको क्या कर लेना है, समय में 4 से गुणा कर लेना है और दर में 4 से भाग दे देना है। ठीक है, समय में आपको करना है 4 से गुणा, यानी कि 6 चौके कितना हो गया 24, और 24 यहाँ पे कितना आया, मंथ में आया यानी कि माह आया। आप इसको वर्ष में निकालोगे तो यह आएगा 2 वर्ष के बराबर। तो यहाँ से आपने समय निकाल लिया जो कि क्या आ गया, 2 वर्ष आ गया। और आप दर निकाल लो, 20/4 करेंगे तो आपकी दर आ जाएगी 5% की। ओके, अब आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको समय 2 वर्ष और दर 5% लगानी है और आपका क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग कैसे निकालते हैं, अमाउंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100 टू दी पावर क्या होती है, n होती है। यहाँ पे r क्या है, दर है, n क्या है, समय है, और p क्या है, मूलधन है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, मिश्रधन निकालना है, कितनी राशि उसे प्राप्त होगी, यानी कि आपको मिश्रधन निकालना है। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग सब कुछ रख देते हैं। कितना है मूलधन, 14,000 रुपये, और दर आपने अभी कितनी निकाली है, 5% की दर निकाल ली है। ठीक है, और समय कितना निकाला है, तो समय हो गया था 2 वर्ष। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 से इसको कैंसिल करिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/20। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 + 1 यानी कि 21/20। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 14,000 रुपये गुणे में 21/20 था। ठीक है, और 2 बार है ये, यानी कि इसकी पावर 2 लगी थी, तो आपको 2 बार 21/20 कर लेना है। 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो 2 सते 14, फिर से काटिए तो 2 35 बार भी ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या क्या बच गया, 35 × 21 इंटू में 21। तो आप 35 इंटू में 21 इंटू 21 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15,435 रुपये। कितना आ जाएगा, 15,435 रुपये। ओके, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक व्यक्ति जो कि 14,000 रुपये 6 महीने के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करता है और ब्याज तिमाही संयोजित होगी तो उसे 15,435 रुपये की धनराशि प्राप्त होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपको क्या दिया है, यदि w = -2, x = 3, y = 0 और z = -1/2 है तो x अंडर रूट में x + w × z का मान बताइए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबकी वैल्यूज़ रख देनी है। तो x की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है, अंडर रूट में x है, फिर इसकी वैल्यू 3 है, प्लस w × z है, w की वैल्यू क्या है, -2 है, और z की वैल्यू क्या है, तो ये है -1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस इंटू माइनस होकर के प्लस हो गया, तो क्या बच गया देखिए, 3 अंडर रूट में 3 + 1 इतना बच गया, और 3 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 3 + 1 तो ये हो गया 4, और 4 को आप रूट से बाहर निकालोगे तो ये आएगा 2। ओके, यानी कि 3 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 6 के, तो आपकी इसकी आंसर जो आएगी वो कितना आ गया, 6 आ गया। आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, जो वैल्यूज़ यहाँ पे दी गई हैं इसी को आप यहाँ पे पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। 126 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 40 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर हुआ।
यहाँ पे आपको रेलगाड़ी की चाल दी गई है और एक कार की चाल दी गई है, और दोनों की जो दिशा है वो एक ही है, दोनों की दिशा समान है। तो जब भी दोनों की दिशा समान होगी तो आपको निकाल लेना है सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे? 126 में से आपको माइनस कर देना है 72, यानी कि रेलगाड़ी की चाल में से आपको कार की चाल माइनस कर देना है। तो आपका आ जाएगा आंसर 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गई? तो ये आ गई सापेक्ष चाल। चाल पता चल गई, समय पता चल गया, और आपको निकाल लेनी है दूरी, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समय जो है वो सेकंड में दिया है, और जो चाल आपकी आई है वो आई है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो कैसे चेंज करेंगे? देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 त्रिक कितना हो जाएगा? 18 त्रिक 54 हो जाएगा, और 3 गुणे 5 कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकेंड। कितना आ गया? तो 15 मीटर प्रति सेकेंड जो है ये आ गई चाल। किसकी चाल? तो सापेक्ष चाल। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए आपको निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में क्या होगी, यानी कि आपको दूरी ज्ञात करनी है। तो आपको चाल पता चल गया 15 मीटर प्रति सेकेंड, समय पता है 40 सेकेंड, इसका गुणा कर लीजिए तो आपका आ जाएगा 600 मीटर। ठीक है, तो दूरी कितनी होगी, यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? तो ये होगी 600 मीटर। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है। 5 महिलाएं एक काम को 36 दिनों में कर सकती हैं। यदि एक आदमी और महिला के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:1 है, तो उसी काम को समाप्त करने में 5 आदमी कितने दिन का समय लेंगे? क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको दिन दिया गया है, कितने लोग कार्य कर रहे हैं, ये सब कुछ दिया गया है। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना है? P1 M1 D1 विच इज इक्वल्स टू P2 M2 और D2 के। ठीक है, यहाँ पे P क्या है? तो ये कार्य की क्षमता है, M क्या है? तो कितने व्यक्ति हैं ये है, और D क्या है? तो D है दिन। ठीक है, कितने दिनों में कार्य को समाप्त करते हैं। तो आगे हम लोग रख लेते हैं महिला वाला M1। तो 5 महिलाएं हैं और इनका अनुपात कितना है? तो अनुपात है 1 का, यानी कि 1/5 इंटू कितना समय लग रहा है? तो 36 दिन का समय लग रहा है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे अनुपात कितना है? तो कार्य की क्षमता का अनुपात है यहाँ पे 3, तो आपको कर लेना है 3 गुणे में कितने आदमी हैं? तो 5 हैं, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करिए, और कितने दिन का समय लेंगे यही हमको निकालना है। तो आपको D2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 1 × 5 × 36 विच इज इक्वल टू 3 × 5 × D2। तो यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ओके, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 3 से 36 को कैंसिल कर लीजिए तो कितना आएगा? 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि समय कितना लगेगा? तो 12 दिन का समय लगेगा। किसको? तो 5 आदमी को कार्य को समाप्त करने में 12 दिन का समय लगेगा, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो होप सो आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक पंसारी 2.25 रुपये प्रति किलो और 2.75 रुपये प्रति किलो वाले गेहूं को किस अनुपात में मिश्रित करे कि प्राप्त मिश्रण 2.53 रुपये प्रति किलो लगभग बन जाए? क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। एक है 2.25 प्रति किलो वाला गेहूं और एक है 2.75 रुपये प्रति किलो वाला गेहूं, उसको वह किस अनुपात में मिश्रित करे कि इसका प्राइस जो है वो 2.534 रुपये वाला गेहूं बन जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितना बना लेना है, तो जब भी आपको इस तरह का दिया होगा तो इसका और इसका डिफरेंस आप निकाल लीजिए, यानी कि 2.75 और 2.534 का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.216, ये इसका डिफरेंस है। और उसके बाद 2.25 और 2.534 का डिफरेंस निकाल लीजिए, तो इसमें बड़ा कौन सा है? इसमें बड़ा है ये वाला नंबर, तो इसमें से आप इसको माइनस कर लो। ठीक है, तो आपको डिफरेंस निकालना है तो हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर लिया करिए। तो आपका इसको माइनस करोगे तो आपका डिफरेंस आएगा 0.284 का। कितने का डिफरेंस आएगा? 0.284 का। यहाँ पे डिफरेंस देखिए और यहाँ पे डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, तो यही हो गया आपका अनुपात। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या आया था? 0.216 अनुपात है 0.284। अगर हम दोनों में से दशमलव हटा देंगे तो आपकी संख्या क्या बन जाएगी? 216 अनुपात 284, ये आपकी बन गई संख्या। अब आप इसको क्या कर लो? कैंसिल कर लो। ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3:3.94 समथिंग में आएगा। इसको हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 4। तो आपका जो अनुपात आ जाएगा वो हो जाएगा 3:4 के रेशियो में। ठीक है, तो जब भी 2.25 और 2.75 वाले को 3:4 के रेशियो में मिक्स किया जाएगा
तो ये जो होगा 2.534 रुपये प्रति किलो लगभग बन जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, होप सो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। कुछ लोगों को तो फॉर्मूला पता ही होता है, साथ ही साथ इसकी वैल्यू भी आप लोगों को पता ही होती है, तो इसको सॉल्व नहीं करना होता है, तुरंत आप टिक करते हो और ये क्वेश्चन तुरंत हो जाता है। तो आइए हम लोग पूरा अच्छे से सॉल्व करते हैं। ज्ञात करना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में x माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy होता है। ठीक है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और माइनस में 2xy होता है। आपको क्या करना है, इन दोनों को माइनस करना है। इन दोनों के बीच में देखिए साइन किसका लगाया, तो माइनस का लगाएं, यानी कि आपको इन दोनों को माइनस करना है। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आपका साइन चेंज हो जाएगा नीचे। ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। 2xy प्लस 2xy को जोड़ दोगे तो आप आ जाएगा 4xy, यानी कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका इक्वल में आ जाएगा 4xy और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे हमने एडिशन लगा दिया और x माइनस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, तो इसका आंसर क्या होगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। यदि 4y प्लस 55 डिग्री और 3y प्लस 69 डिग्री संपूरक कोण हैं तो y का मान ज्ञात करिए। देखिए उन दो कोणों को हम लोग संपूरक कोण कहते हैं जिनका योग 180 होता है, तो यानी कि आपको इन दोनों को जोड़ देना है, 4y प्लस 55 और प्लस 3y प्लस 69 डिग्री कर देना है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो ये हो जाएगी 180 के बराबर। ठीक है, 4y प्लस 3y कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7y, 55 और 69 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो ये होएगा 124 और विच इज़ इक्वल्स टू है 180 डिग्री के बराबर। इसको आप लोग इधर माइनस कर लो, तो 7y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 124 विच इज़ इक्वल्स टू 56 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो 56 आ जाएगा। तो आपको पता चल गया यहाँ से कि 7y इज इक्वल्स टू हो गया 56 डिग्री के बराबर। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लो, तो 56 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 8। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, y का मान ज्ञात करिए, तो आपका आंसर आ गया 8 और यही आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या दिया है, मान ज्ञात करिए। किसका मान ज्ञात करना है, साइन 23 डिग्री और डिवाइडेड बाय कॉस 67 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, आपको ऊपर दिया है साइन 23 डिग्री, नीचे दिया है कॉस 67 डिग्री, तो आप दोनों को साइन में या फिर दोनों को कॉस में ही कन्वर्ट कर लो। तो हम दोनों को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर वाले को हमने एज इट इज़ लिख दिया साइन 23 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 67 डिग्री, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 23 डिग्री। क्या हम 67 को ये लिख सकते हैं 90 माइनस 23, बस अगर 67 को हम लोग कॉस 90 माइनस 23 लिख सकते हैं तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। तो देखिए साइन 23 ऊपर तो एज इट इज़ रहेगा और नीचे है कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा के बराबर। देखिए आप लोग 90 माइनस थीटा देखोगे यहाँ कहाँ पे आएगा, तो ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, तो सभी पॉजिटिव होते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ गई साइन थीटा के बराबर। इसको हम लोग थीटा मानेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो यानी कि यहाँ पे आ गया आपका कॉस 90 माइनस 23 विच इज इक्वल्स टू साइन 23 के, तो ऊपर भी साइन 23 नीचे भी साइन 23, तीनों तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके, तो इस पूरे को आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। ऊपर क्या था, साइन 23 डिग्री था, नीचे क्या था, कॉस 67 डिग्री था, तो कॉस 67 को हमने लिख लिया 90 माइनस 23, और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है साइन थीटा के बराबर, तो ऊपर भी आ गया साइन 23 और नीचे भी आ गया साइन 23, दोनों को हमने कैंसिल कर लिया, तो आपका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। एक चिड़ियाघर में शेर और शुतुरमुर्ग हैं, उनके सिरों की संख्या कुल 80 है और उनके पैरों की जो कुल संख्या है वो 200 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वहाँ पे कितने शुतुरमुर्ग होंगे। तो देखिए सभी के सिर आप काउंट कर लीजिए, सभी के सिर कितने होंगे, एक ही एक होंगे, तो x यानी कि शेरों की संख्या प्लस शुतुरमुर्ग यानी कि y,
तो इन दोनों की जो कुल सरों की संख्या है वो आपको दी गई है 80 के बराबर। ओके, और उनके पैरों की कुल संख्या कितनी दी गई है? तो पैरों की कुल संख्या दी गई है 200। तो शेर के कुल पैर कितने होंगे? तो ये होंगे 4 पैर यानी कि 4 इंटू एक्स, और शुतुरमुर्ग के कितने होंगे? तो 2 होंगे यानी कि 2 इंटू वाई, विच इज़ इक्वल्स टू आपको दिया है 200 के बराबर। यहाँ से आप 2 को कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 200, और इसको यहाँ से डिवाइड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? ये बच गया 100 के बराबर। ठीक है, तो एक इक्वेशन आप इसको मान लीजिए और एक इक्वेशन इसको मान लीजिए और इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। आइए सॉल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए ये रही कुल सिरों की संख्या यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू दी गई है आपको 80 के बराबर, और आपने पैरों की संख्या को सॉल्व किया था तो आपका क्या आया था? 2x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 100 के बराबर। यहाँ से आप क्या कर लो? दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, घटा लेंगे तो ज़्यादा ईजी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं। y से y कैंसिल हो गया, x माइनस 2x कितना हो जाएगा? तो x माइनस 2x हो जाएगा माइनस एक्स, विच इज़ इक्वल्स टू माइनस में कितना हो जाएगा? देखिए 80 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा -20। माइनस से माइनस कैंसिल कर लीजिए तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया? x की वैल्यू आ जाएगी 20 के बराबर। अब आपसे अगर शेर की संख्या पूछा होता तो ये आप लोगों ने निकाल लिया है 20 है, पर आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? शुतुरमुर्ग की संख्या। तो x प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू किसके है? 80 के बराबर है। यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दो 20 और प्लस वाई विच इज़ इक्वल्स टू 80। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो y का आंसर क्या आएगा? 80 माइनस में 20 विच इज़ इक्वल्स टू 60 के। ठीक है, तो आपका y का आंसर आ गया 80 माइनस में 20 विच इज़ इक्वल्स टू 60। तो शुतुरमुर्ग की कुल संख्या कितनी है? तो ये है 60, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे। नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन करें। कथन क्या है? जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो पहला दिया है कि दो संलग्न कोण पूरक कोण होते हैं, दूसरा दिया है कि अभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो पहला बोला है कि दो संलग्न कोण, यानी कि ये दोनों जो कोण होंगे, एक ये कोण और एक ये कोण, दोनों कैसे होंगे? पूरक कोण होंगे। तो ये तो एकदम गलत है। दोनों संलग्न कोण क्या हैं? तो ये हो जाएंगे, अगर होंगे पॉसिबिलिटीज़ है तो ये दोनों हो सकते हैं समपूरक कोण। पूरक कोण नहीं होंगे क्योंकि दो पूरक कोण का योग होता है 90 डिग्री के बराबर, जो कि यहाँ से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला तो कथन एकदम गलत है। दूसरा बोला है कि अभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये आंसर एकदम करेक्ट है। ठीक है, जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दूसरा वाला सही है। ओके, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछा जा रहा है कि श्रेणी 7, 14, 21, 28 डॉट डॉट में कितने पदों का योग 952 है। तो आपको ये कौन सी सीरीज दी गई है, पहले तो ये पता कर लेना है। आपको सीरीज पता चल जाएगी तो उसको पता करना है कि इसके समीशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए आपको सीरीज दी गई है 7, 14, 21 और 28। इन सभी में हमको पहले देखना है डिफरेंस कितने का है। तो 7 और 14 में डिफरेंस आया 7 का, 14 और 21 में भी डिफरेंस आया 7 का, यानी ये जो सीरीज़ है ये है अरिथमेटिक सीरीज़, जो कि ये कहते हैं हम लोग समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये कौन सी श्रेणी दी गई है आपको? समांतर श्रेणी। अब देखिए कि समांतर श्रेणी में पदों के योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो पदों के योग का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d के बराबर है। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? कितने पदों का योग 952 है, यानी कि आपको निकाल लेनी है n की वैल्यू। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। और ए क्या होता है? तो ए होता है प्रथम पद, डी क्या होता है? तो सार्वांतर, यानी कि डिफरेंस जो दोनों में समान हमने निकाला था 7 का आया था, तो 7 हो जाएगी इसमें डी की वैल्यू। और ए की वैल्यू कितनी होगी? तो ए की वैल्यू भी 7 होगी क्योंकि इसका प्रथम पद भी 7 दिया है। तो और समेशन क्या है? तो समेशन आपको दिया है 952। बस आइए सॉल्व कर लेते हैं। 952 इज इक्वल्स टू n/2, फिर ब्रैकेट में 2 इंटू 7 प्लस n-1 इंटू 7। यहाँ तक क्लियर हो गया? 2 इंटू 7 यानी कि 14 प्लस 7n माइनस में 7 हो गया था सॉल्व होकर के 952 विच इज़ इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, और 14 में से आप 7 को माइनस करोगे तो आएगा 7 और प्लस 7 इंटू n जो था अलग से बचा हुआ था। यहाँ तक क्लियर हुआ? इस वाले 2 का इधर कर लीजिए मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा 952 इंटू में 2 विच इज़ इक्वल्स टू n, और इन दोनों में से 7 को कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 7 बाहर, और अंदर क्या बचेगा? तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस n के। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है?
अब देखिए क्या करना है कि इससे हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। तो इससे आप इसको अगर कैंसिल करोगे तो आपका आएगा 136। 136 इंटू 2 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 272। बराबर में कितना है, n इंटू एन, 1 प्लस n है, यानी कि n का आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो n इंटू 1 कितना हो गया, n हो गया। n इंटू n कितना हो गया, तो n स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, n स्क्वायर प्लस n, और 272 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 272 विच इज़ इक्वल्स टू 0 के। अब आपको 272 का ऐसा फैक्टर करना है कि इसका मल्टीप्लाई करने पे तो यही आए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पे आपका n आ जाए, यानी कि 1 आ जाए। कैसे करेंगे देखिए, n स्क्वायर प्लस 17n माइनस में 16n, तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 17 इंटू 16 करेंगे तो आपका आ जाएगा 272, और इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा n, ओके, माइनस में 272। इसको आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा n प्लस 17, और यहाँ से माइनस 16 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर भी आ जाएगा आपका यहाँ पे n प्लस 17। बस देखिए आपका दो ब्रैकेट बन गया n माइनस 16 और n माइनस 17 का। तो आपका यहाँ पे पदों की संख्या जो है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा n इज इक्वल टू 16, यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है, तो पदों की संख्या हो गई 16। कैसे निकालेंगे देखिए, n माइनस 16 को एक बार 0 करेंगे तो n की वैल्यू यहाँ से आएगी 16 के बराबर, और एक बार n प्लस 17 को 0 करेंगे तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू आएगी माइनस में, जो कि पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो आपका ये आंसर नहीं करेक्ट होगा, इसलिए n की वैल्यू 16 जो है यही राइट हो जाएगी। तो इसका आंसर करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए, ओके। आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे, उसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो क्या दिया है इसमें, 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 120 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि 120 क्रय बराबर है 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की, यानी कि 80 विक्रय के बराबर, ठीक है। तो क्रय बटे में विक्रय का आप क्या कर लो, अनुपात निकाल लो। क्रय बटे में विक्रय हमने कर लिया, बराबर किसके हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया 80 बटे में 120 के। यहाँ तक क्लियर हुआ। 4 से इसको कैंसिल कर लीजिए, तो 4 दूनी 8, 0, 4 तिहाई 12, 0, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। तो आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का अनुपात कितना आ गया, तो ये आ गया 2:3 का। अब देखिए आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो नेचुरल सी चीज़ है कि उसको लाभ हो रहा है। अब लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। तो आपका लाभ कितना आ गया, 3 माइनस 2 बटे में क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 2 इंटू में 100। तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, 1 बटे में 2 गुणे में 100, यानी कि जो लाभ प्रतिशत आएगा ये हो जाएगा 50% के बराबर। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा 50%। होप सो आपको ये 15 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए, और साथ ही साथ कमेंट करके अपनी रिस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।